हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 49 के बारे में। तो अगर हम 49 भाग के बारे में बात कर रहे हैं तो यानी कि 48 भाग पहले से ही कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इस जी श्रृंखला से आनंद लीजिए और इस जी श्रृंखला से नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि इस जी श्रृंखला के जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं, जितने भी व्याख्या किए जाते हैं, वह आपके प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस जी श्रृंखला को इस आधार पर बनाया जा रहा है कि जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जितनी भी संभावनाएं बनती हैं, उतने प्रश्न इसमें बनाए जाते हैं। और उसके आधार पर आप देखिए कि इस जी श्रृंखला को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में मदद करेगा। अभी आप देखेंगे कि कल से पेट का एग्ज़ाम प्रारंभ है, 28-29 अक्टूबर है पेट का एग्ज़ाम। और जो लोग पेट दे रहे हैं उनको बेस्ट आप लोग भाग्य आप लोगों का साथ दे। और आप उस पेट के एग्ज़ाम के लिए इसी जैसे श्रृंखला से आप देखेंगे कि उस पेट में प्रश्न ज़रूर मिलेंगे, 1-2 प्रश्न या बहुत सारे प्रश्न भी मिल सकते हैं। ठीक है, जीएस के मान के चलिए कि जीएस के आपके 40 प्रश्न लगभग में हैं, 40 से 50 प्रश्न जीएस के हैं। तो उसमें से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को इन जीएस श्रृंखलाओं से देखने को मिलेंगे। तो लोग इस जी श्रृंखला का आनंद लीजिए, अपने नोट्स को बनाते रहिए, नोट्स बेहतरीन तरीके से बनाइए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 49 के पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है कि भारत में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई? स्थापना की गई थी या कब की गई, बात एक ही है। तो सन पूछा जा रहा है। और आप देखेंगे कि खादी एवं ग्रामोद्योग जो बोर्ड है, अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, तो वो आपका 1954 का है। ठीक है, लेकिन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किया गया था 1956 में। ठीक है, कब? 1956 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम चारों वर्षों में जो आयोगों की स्थापना हुआ है उसके बारे में हम बात कर देते हैं। 1956 की बात करें तो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, ग्राम उद्योग आयोग। ठीक है, ये हो गया। अगर 1954 की अगर हम बात करें, 1954 में बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना किया गया था। तो यहाँ पर आप देखिए कि लघु उद्योग बोर्ड, लघु उद्योग, और इसी वर्ष में आप देखेंगे कि अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना हुआ है। ठीक है, और फिर इसके बाद देखिए 1958 की अगर हम बात करें, 1958, ठीक है, 1958। अगर 1958 की अगर बात करें तो यहाँ पर एक केंद्रीय विक्रय संगठन की स्थापना। ठीक है, केंद्रीय विक्रय संगठन, केंद्रीय विक्रय संगठन की स्थापना 1958 में हुआ था। 1800 ईस्वी पता नहीं क्यों याद आ रहा है हमेशा, तो 1958 में हुआ था। अब 1975 की अगर हम बात करें, 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, विकास बैंक। ठीक है, तो ये सन हो गए और ये सन के हिसाब से जो बोर्ड की स्थापना हुआ था। और ये आप देखेंगे कि ये आपका ग्रामीण क्षेत्रों से सारे के सारे संबंधित हैं। ठीक है, तो आप लोग इससे नोट्स बनाइए, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और या तो मिलान करने के लिए दे देगा या तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इस शब्द का हमेशा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम 1925, और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम 1956, भारतीय तेल निगम 1960, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 1962। तो ये भारत के आप देखेंगे कि
नवरत्न कंपनियों में आती हैं शायद, कि महारत्न कंपनियों में आती हैं। तो इसमें आप देखिए कि इनकी स्थापना वर्ष कौन सा है और कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए हम एक तरफ से बता ही देते हैं आप लोगों को, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, और इनका मुख्यालय और इनकी स्थापना वर्ष दोनों हम आप लोगों को बता देते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ठीक है। ये क्या है आपका? एनटीपीसी है, ठीक है। एनटीपीसी नेशनल टेम्परेचर, और क्या आता है? एनटीपीसी नेशनल टेम्परेचर पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। एनटीपीसी इसकी स्थापना हुआ था 1925 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। इसमें का एक का मुख्यालय हैदराबाद में, बाकी सब का मुख्यालय दिल्ली में ही है, नई दिल्ली में। दिख रहा है ना? चलिए दिख रहा है। फिर इसके बाद तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, इसे क्या बोला जाता है? ओएनजीसी, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 1956 में, और इसी का मुख्यालय जो है हैदराबाद में है। ये बात चेक कर लीजिएगा, हैदराबाद में ही है ना, हैदराबाद, ठीक है। और हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? और देखेंगे कि हैदराबाद जो है तेलंगाना की इसमें राजधानी है, ठीक है। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। फिर उसके बाद आती है भारतीय तेल निगम, भारतीय तेल निगम, इसकी स्थापना होती है 1959 में, ठीक है। 1959 में मिल गया। और इसका भी स्थापना मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, ठीक है। तो यही आपका सुमेलित नहीं है। इसको बोला क्या जाता है? इसको ओआईसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आईओसी बोला जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इस तरह से लिमिटेड लिख दे तो समझ जाएंगे आप लोग। इसको बोला जाता है BHEL, भेल, इसको भेल बोला जाता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसकी स्थापना होती है 1962 में, और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली, ठीक। तो इनका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, फिर इसके बाद स्थापना वर्ष पूछ लेता है, और मुख्यालय कहाँ है वो पूछ लेता है। तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों से बनते हैं। आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा, नोट्स बनाते रहिए, और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, क्योंकि विद्यार्थी के जीवन की जो पहली सीढ़ी होती है सफलता की, वो नोट्स ही उसका है। नोट्स के द्वारा ही आप लोग अपने सफलता को प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि पॉजिटिव वर्ड है, सही है पूछा है। पिछले प्रश्न में आपका नेगेटिव वर्ड था, कौन सा सही नहीं है वो पूछा गया था। तो इसमें उद्योगों के बारे में दिया गया है, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, उर्वरक उद्योग। और इसमें पूछा जा रहा है कि कब इनकी स्थापना भारत में हुआ था, ठीक है। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कौन सा उद्योग की स्थापना कब हुआ था और उनका कहाँ पर हुआ था। सबसे पहले अगर हम बात करें सूती वस्त्र उद्योग की, सूती, जहाँ तक मुझे याद है कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1818 के लगभग में हुआ था, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग, ठीक, यह हुआ था आपका 1818 में। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में, कलकत्ता में। फिर उसके बाद जूट उद्योग,
अगर जूट उद्योग की अगर हम बात करें तो जूट उद्योग की स्थापना 1855 के लगभग में हुआ था। ठीक है, 1855। ठीक है, और इसका जो स्थापना हुआ था ये हुआ था आपका रिसरा पश्चिम बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम चीनी उद्योग की अगर हम बात करें, चीनी उद्योग, आप जानते हैं कि जहाँ पर गन्ना ज़्यादा होगा और जहाँ पर शुगर मिल होंगी तो वहाँ पर आपका चीनी का उद्योग होगा। और चीनी उद्योग की स्थापना 1900 के लगभग में हुआ था, 1900। तो 1900 में अगर हम बात करें तो 1900 में कहाँ पर हुआ था, ये बिहार में हुआ था, 1900 में बिहार में। फिर उसके बाद हम उर्वरक उद्योग की स्थापना हम देखें, उर्वरक उद्योग की स्थापना आपका 1906 में हुआ था। ठीक है, 1906 में हुआ था उर्वरक उद्योग का। कहाँ पर हुआ था, तमिलनाडु में। अब कौन सा सन बचता है, 1818 हो गया, 55 हो गया, 1906 हो गया, 1900 और 1904 में अगर हम देखें तो 1904 में आपका हुआ था सीमेंट उद्योग, दिख रहा है, सीमेंट उद्योग की स्थापना 1904। और ये कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में ही हुआ था, चेन्नई में। ठीक है, मद्रास वाले रीजन में हुआ था। ठीक है, और मद्रास वर्तमान समय में कहाँ है, चेन्नई, वो आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है ये आपका उर्वरक उद्योग है, जो 1906 में स्थापित किया गया। ठीक है, इन सारी चीज़ों से आप लोग नोट्स बनाते रहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पलामू बाघ अभयारण्य, ठीक है, किस राज्य में अवस्थित है। पलामू बाघ अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, ये वह झारखंड राज्य में है। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। चलिए इन 4 राज्यों से हम आपको एक एक बाघ अभयारण्यों के बारे में बता दे रहे हैं और उनकी स्थापना कब की गई थी उसके बारे में। ठीक है, कर्नाटक की अगर बात करें, कर्नाटक में है आपका बांदीपुर। ठीक है, कर्नाटक में बांदीपुर बाघ अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य भी लिखेंगे तो वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, बाघ अभयारण्य, तो हम बाघ ही अभयारण्य लिखते हैं। और इसकी स्थापना हुआ था 1973-74 के लगभग में, 1973-74। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं झारखंड की पलामू बाघ अभयारण्य, पलामू बाघ अभयारण्य। ठीक है, इसकी भी स्थापना देखेंगे कि 1973-74 में हुई है। और उत्तराखंड की हम बात करें, उत्तराखंड में तो बहुत सारे बाघ अभयारण्य हैं। एक के बारे में जो इनके रेशियो में आते हैं 73-74 के, 79-73-74 के, उनके बारे में हम बता दे रहे हैं। ठीक है, जिम कॉर्बेट बाघ अभयारण्य। ठीक है, अगर जिम कॉर्बेट की अगर हम बात करें तो ये भारत का पहला बाघ अभयारण्य है, भारत का पहला है। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका पहला है भारत का। ठीक है, तो ये भी आपका 1973-74 का है। अगर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की एक कान्हा बाघ अभयारण्य। ठीक है, इसकी भी स्थापना 1973-74 में हुआ था। ठीक है, तो ये सारे बाघ अभयारण्य, अगर आप लोग बाघ अभयारण्यों से सूची बना ले रहे हैं तो आप बना लीजिए, नहीं तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल जुड़कर वहाँ पर सुझाव दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सुझाव दीजिए। तो हम लोग आप लोगों के लिए, आप लोगों को PDF चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
और बाकी तो आप लोगों का जितने भी भारत के बाघ अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो कंचनजंगा है, वो सारी चीज़ें जो हॉट स्पॉट जो बनाए गए हैं भारत में, उनका हर एक चीज़ के बारे में हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट्स बनाते रहिए। आपका अगला प्रश्न है कि कुकी जनजाति, ठीक है, कौन सी जनजाति? कुकी जनजाति भारत के किस राज्य में निवासित है, यानी कि निवास करती है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम, ठीक है। तो कुकी जनजाति आप देखेंगे कि मणिपुर में निवास करती है, और मणिपुर की स्थिति इसमें बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। 31 अक्टूबर तक वहाँ पर मोबाइल और नेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है, और वहाँ पर कुछ मैटर चल रहे हैं। तो अगर आप लोग कहेंगे तो उस पर भी हम लोग लेक्चर लेकर आएंगे कि वहाँ पर क्या चीज़ें चल रही है, क्यों चल रही हैं, उसका संबंध किस चीज़ से है। तो वहाँ पर 2 जनजातियाँ हैं, एक मैतेई करके और एक कुकी जनजाति करके है। तो चलिए हम मणिपुर में अगर लिखें, मणिपुर, मैतेई इसको कहिए, चाहे मैती कहिए, ठीक है, और कुकी जनजाति, 2 जनजातियों के नाम लें। जो विशेषताएं हैं सिर्फ उसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर नागालैंड की बात करें, नागालैंड में तो नागा जनजातियां हैं, आप जानते हैं, नाम से ही हो जाता है। और फिर उसके बाद अंगामी और नागा, ठीक है। और फिर उसके बाद मिजोरम में लुसाई जनजाति के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और मिजो, ठीक है। फिर इसके बाद अगर असम के बारे में बात करें, असम में चकमा, ठीक है, असम में चकमा, ठीक है। और हर एक राज्य में देखेंगे कि बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं, लेकिन उस राज्य की एक विशेष जनजाति होती है, ठीक है। तो उस विशेष जनजाति के वजह से वो राज्य फेमस रहता है। तो उसको अगर हम लोग लेकर चलेंगे तो हम लोग एक जनजातियों का, ऐसी जनजातियों का, कुछ जनजातियों का आप एक सूची बनाइए और अपने नोट्स में दर्ज करिए हर एक राज्य से, ठीक है। क्योंकि हर भारत में विविधता का देश है। आप देखेंगे कि भारत में बहुत सारे जनजातियाँ पाई जाती हैं और बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं, और जनजातियों का एक अलग संस्कृति और सभ्यता रहता है, ठीक है। तो इसलिए भारत की जो जनजातियाँ हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं प्रश्न के हिसाब से। मान लीजिए कि आप कोई बड़े एग्जाम लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें आप लोगों से तो डायरेक्ट इंटरव्यू में पूछ लिया जाएंगे कि इन जनजातियों का किस तरह से उद्धार किया जाए, किस तरह से भारत के विकास में सहयोग लिया जाए। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो भी आप लोग इन जनजातियों से आप लोग नोट्स बनाइए, और आप लोग नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप लोग चैनल पर सुझाव दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, टेलीग्राम चैनल से पर जुड़कर वहाँ पर सुझाव दीजिए। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, और आप लोगों को नहीं तो आप लोगों का चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, नोट डाउन करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। आज सारे प्रश्न इसी तरह से है क्या, ठीक है। तो अगर इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोगों के लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि यहाँ पर आप कोई जॉब की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं कि आपको यहाँ पर पास करेंगे तो जॉब मिलेगा। आप लोग बस यहाँ पर नॉलेज गेन कर रहे हैं, और आप लोग जो नोट्स बना रहे हैं और उसको जॉब में जिस तरह से एग्ज़ाम से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और यहाँ पर आप नोट्स बनाते रहिए। तो आप देखिए कि यहाँ पर बंदरगाहों से प्रश्न पूछा गया है कि पारादीप बंदरगाह का आंध्र प्रदेश, तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु, कांडला गुजरात, एन्नौर तमिलनाडु। तो ये सारे बंदरगाहों का लोकेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पारादीप बंदरगाह आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये आपका उड़ीसा राज्य में है। बाकी सब सही है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, कांडला गुजरात में, एन्नौर जो है आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से आप लोग नोट्स बनाते रहिए, और बंदरगाहों से प्रश्न पूछे जाते हैं, मिलान करने के लिए पूछे जाते हैं, उनकी प्रकृति के बारे में पूछा जाता है किस प्रकार के हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग नोट्स बनाइए, नोट डाउन करते रहिए। तो पारादीप की अगर हम बात करें, पारादीप बंदरगाह, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न हल करने से आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा
और देखेंगे कि फैक्ट तैयार होते जाएंगे। ठीक है, उड़ीसा। फिर इसके बाद विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम बंदरगाह। यह बंदरगाह जो है आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए और आप लोग नोट्स बनाइए और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ठीक है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट यानी कि आदिवासियों से संबंधित है। ट्राइब्स मतलब मान चले कि आदिवासी से यहाँ पर शब्द का अर्थ लिया जाएगा। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित किया गया, यानी कि पहली बार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो ये हुआ था आपका 1871 में। हम देखेंगे कि अंग्रेजों के शासनकाल में। तो चलिए हम इन चारों से संबंधित एक एक एक्ट बता देते हैं। अगर हम 1856 की बात करें, 1856 में देखेंगे कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, पुनर्विवाह अधिनियम। और इसमें गवर्नर जनरल कौन, 1856 में? ठीक है, और शायद आप देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद अगर 1869 की अगर हम बात करें, 1869 में आता विवाह विच्छेद अधिनियम, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। ठीक है, यानी कि यह डाइवोर्स से संबंधित था। ठीक है, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। ठीक है, विच्छेद अधिनियम। ठीक, इस तरह से इसको नोट डाउन कर लीजिए। 1871 की अगर हम बात करें, 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ठीक है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ट्रैक्ट लिखिए चाहे अधिनियम लिखिए, तो यहाँ पर हो गया। तो फिर इसके बाद 1989 आ गया ना सीधे। 1989 में SC/ST आया था। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। पूरा लिख दे या SC/ST लिख देते हैं, हम SC/ST लिख देते हैं, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम। और SC/ST इस तरह से लिखा जाता है और इसमें अत्याचार निवारण जो है, ठीक है, अत्याचार निवारण वो कोष्ठक में रहता है। ठीक है, अत्याचार निवारण अधिनियम। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। ठीक है, इसका पूरा नाम इस तरह से है। तो यहाँ पर 4 वर्ष से आप लोगों के चारों जो अधिनियम है वो होंगे। तो यहाँ पर आप लोग अधिनियमों से जितने भी संसद से अधिनियम पारित किए गए हैं उनको आप लोग नोट डाउन करते चले, क्योंकि उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसमें आप देखेंगे कि MPPSC में, तो MPPCS की अगर हम बात करें तो पहले MPPCS में अधिनियमों से SC/ST अधिनियम 1989 और 1955। ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, उसको पहले आप देखेंगे कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जब लागू हुआ था तो उसमें उसका नाम था अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, उसका नाम था। उसको 1967 या के लगभग में या 76 के लगभग में, तो वहाँ पर उसका नाम बदल कर आप देखेंगे कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। फिर उसके बाद 1989 में बाद में फिर आया आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। तो MPPSC में तो ये 2 अधिनियम महत्वपूर्ण पूछे जाते थे और इनसे धाराओं से भी प्रश्न बन जाते थे MPPSC में। लेकिन MPPSC ने अब देखेंगे कि जो अधिनियमों से जो प्रश्न है, जो धाराएं पूछी जाती है, उसको बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप अधिनियमों को आप लोग देखते रहिए और अधिनियमों से नोट्स बनाइए, क्योंकि अधिनियमों से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस वर्ष में लागू किए गए हैं वो भी पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण
अधिनियम 1989, यहाँ पर अधिनियम छूट गया है, तो यहाँ पर आप अधिनियम लिख लीजिए इस तरह शॉर्ट फॉर्म में। अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं, ठीक है, धारा के बारे में पूछा जा रहा है। वैसे इस तरह के प्रश्न आप लोगों से रेयर ही पूछे जाएंगे, जहाँ पर आप जाएंगे ट्राइबल एरिया में एग्ज़ाम्स देने और पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम होना चाहिए, तो उसी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस तो कुछ भी पूछ सकते हैं, यूपी पीसीएस वाले उनका कोई भरोसा नहीं, वो क्या पूछ देंगे, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। और फिर उसके बाद आप जाइए कि मध्य प्रदेश में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, बिहार में जाइए, ठीक है। फिर जनजाति एरिया में आप जाएंगे जहाँ पर जनजाति जनसंख्या जो है ज़्यादा है, तो वहाँ पर इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएँ हैं, वो आपकी 23 धाराएँ हैं। 23 धाराएँ आप लोग, इसमें अनुसूचित जनजाति को जो शोषणकारी व्यवस्थाएँ हैं उनसे थोड़ा सा छुटकारा दिलाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो दबा हुआ तबका है उसको थोड़ा सा एक भारत के विकास में योगदान देने के लिए उसको ऊपर उठाया जाए थोड़ा, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें प्रावधान किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरह से प्रश्न आप लोगों से बहुत ही रेयर ही पूछे जाएंगे, मगर बहुत ही मान के चलिए कि अगर बहुत ही टफ बनाना रहेगा तो उसी तरह से ये पूछ लिए जाते हैं। बेसिक चीज़ें आप लोगों को कम से कम पता होनी चाहिए कि किस में कौन सी कितनी धाराएँ हैं, जैसे संविधान में सबको पता है, ठीक है। तो उसी तरह से तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में निम्न में से कौन सी शब्दावली है, ठीक है। कौन सी शब्दावली पूछा जा रहा है कि इसमें से क्या उसमें दिया गया है। सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, ठीक है। तो अब जानते हैं कि सूचना की पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए, सूचना का प्रकटन भी होना चाहिए। जब ये दोनों सही हो गए तो ये जाहिर सी बात है कि सही हो जाएगा, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है और कूट दिया नहीं है, तो यानी कि उपर्युक्त सभी शब्द जो है उसमें आएंगे, ठीक है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम आप लोगों को, आप जानते हैं कि आप लोगों को सिर्फ ये बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, टेलीग्राम चैनल जुड़कर वहाँ पर बताइए कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है, और वहाँ पर आपको ये बताना है कि आपका किस प्रकार का अधिकार है, संवैधानिक है, वैधानिक है, ठीक है। तो उस तरह से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, या टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर बताइए और नोट डाउन करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम को बोला जाता है, कौन सा आश्रम को, साबरमती आश्रम। ये कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में, साबरमती नदी के किनारे है, ठीक है। साबरमती एक नदी का नाम है, उसी नदी के किनारे ये आश्रम बनाया था महात्मा गांधी ने, और यह अहमदाबाद में पड़ता है, गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है। तो इस आश्रम को क्या बोला जाता है, उसके बारे में पूछा। स्वाध्याय आश्रम, हरिजन आश्रम, फिनिक्स आश्रम, स्वराज आश्रम, ठीक है। तो यहाँ पर एक देखना है कि एक यहाँ पर जो ये प्रश्न है, आप देखिए कि फिनिक्स जो है ये आपका महात्मा गांधी का ये सबसे पुराना आश्रम है। ये आपका 1904 में स्थापित हुआ था, कहाँ पर, अफ्रीका में। और इस आश्रम को जो बोला गया है ये सत्याग्रह आश्रम है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, सत्याग्रह आश्रम इसको बोला जाता है, ठीक है। तो मान के चलिए कि अगर इस तरह के प्रश्न अगर पूछ लिए जाते हैं, और यहाँ पर आपके नॉलेज के लिए है, तो इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो इस तरह से आप लोग जो साबरमती के किनारे आश्रम है वो आपका सत्याग्रह आश्रम है, उस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सेवा धर्म कहाँ से अपनाया था, ठीक है। तो जहाँ पर महात्मा गांधी का पहला आश्रम होगा तो वहीं से आपका सेवा धर्म भी देखने को मिलेगा, यानी कि फिनिक्स फर्म ये आपका था, कहाँ पर था, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में कहा, डरबन में था, डरबन। कब स्थापित हुआ था, 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था फिनिक्स फर्म की, और यह एक प्रकार का आश्रम था। और वहाँ पर आप देखेंगे कि 1893 के लगभग में अब महात्मा गांधी वहाँ पर गए हैं, और वहाँ पर दादा अब्दुल्ला के एक गुजराती व्यापारी हैं, उनका केस लड़ने के लिए गए थे। तो वहीं पर आप देखिए कि जब वो
पीटर मारिसबर्ग स्टेशन पे पहुँचे थे। तो पीटर मारिसबर्ग के स्टेशन से आप देखेंगे कि अंग्रेज़ जो थे वहाँ पर उनको ट्रेन से फेंक दिया था बाहर उठा के, ठीक है? क्योंकि उनके पास आप देखेंगे कि वहाँ पर जो जब उनको फेंका गया उसका कारण ये बताया गया कि ये इंडियन है और यहाँ पर उनको बैठने की अनुमति नहीं है। और वहाँ पर जो उनके पास जो फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद भी उनको फर्स्ट क्लास में सफ़र नहीं करने दिया गया था। और उसका विरोध करने पर आप देखिए कि महात्मा गांधी को पीटर मारिसबर्ग स्टेशन से ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। और जब महात्मा गांधी वहाँ पर गिरे और वहाँ से जब उठे तो महात्मा गांधी बने। मोहनदास जो थे मोहनदास करमचंद जो थे वो आपके जब गिरे तो वो महात्मा गांधी बनकर उठे। और जब अफ्रीका गए, डरबन गए, तो अफ्रीका में उन्होंने दादा अब्दुल्ला का केस लड़ा और वहाँ पर जो अंग्रेज़ों का शासन था उसमें सुधार करने का मांग के लिखी पासपोर्ट वासपोर्ट का लाइसेंस का लेकर था। तो वहाँ पर उसके सुधार के लिए उन्होंने वहाँ पर आंदोलन किए। उन सारी चीज़ों को वहाँ पर उन्होंने सही किया। और फिर उसके बाद वहाँ पर फीनिक्स फर्म की स्थापना किया 1904 में। वहाँ से 1915 में भारत में वापस आए, ठीक है? तो ये आपके महात्मा गांधी के जो प्रारंभिक जीवन के से संबंधित चीज़ें हैं वो हो गई। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति से तात्पर्य है, ठीक है? तो महात्मा गांधी जो राजनीति का अर्थ समझते थे वो किस प्रकार से था? धर्म विहीन राजनीति से, जन कल्याण के लिए सक्रियता से, सत्य विहीन राजनीति से, हिंसा द्वारा परिवर्तन से। तो जो महात्मा गांधी अब मान के लिए कि हिंसा तो हटा ही दीजिए, वो अहिंसावादी थे, तो हिंसा उनके दर्शन में, उनके विचारधारा में कहीं भी नहीं है, ठीक है? तो जन कल्याण के लिए सक्रियता से आप लोगों का महात्मा गांधी की राजनीति से संबंधित है, ठीक है? तो महात्मा गांधी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कोर्स में भी पढ़ा जाएगा। अभी हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी का क्लास आप लोगों का लगभग में सोमवार से होगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा समस्याएं चल रही हैं। तो अभी आप लोगों का एनसीईआरटी थोड़ा सा 1-2 दिन बंद रहेगी और जीएस कैप्सूल आप लोगों का पर डे आता रहेगा, ठीक है? ये तो आपका 7 दिन वाला है, 6 दिन 7 दिन वाला है। तो ये आप लोगों का चलता रहेगा। एनसीईआरटी को हम थोड़ा सा 1-2 दिन ब्रेक करेंगे, फिर उसके बाद हम मंडे से क्लास लेंगे एनसीईआरटी का, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग इस जीएस श्रृंखला का आनंद लेते रहिए और इस जीएस श्रृंखला से नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि इस जीएस श्रृंखला के जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं, जिस तरह से व्याख्याएँ की जाती हैं, वो सारे के सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को प्रत्येक एग्ज़ाम में मदद करेंगी। और उन सभी चीज़ों को आप देखेंगे कि आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो आप लोग नोट्स बनाइए, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, क्योंकि विद्यार्थी के जीवन की जो पहली सीढ़ी होती है, वो सफलता की पहली सीढ़ी होती है, वो आपका नोट्स ही होता है। क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो किताबें आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा कि पढ़ना पड़ेगा। तो आप नोट्स बनाते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके नोट्स बनाते रहिए, जो आप लोगों को प्रत्येक एग्ज़ाम में मदद करेगा, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आएगा और आप लोग अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से करिए। अपने घर वालों, माता पिता का ख्याल अच्छे से रखिए। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। और जो लोग पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बेस्ट आप लोग और भाग्य आप लोगों का साथ दे, आप लोग सफलता प्राप्त करें जल्दी जल्दी, ठीक है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरह शानदार तरीके से जीएस श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।